नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा पोल्स का आज से सारा का सारा प्लानिंग बता दिया है, शेड्यूल बता दिया है कि जो हमारे इलेक्शन होने वाले हैं वो जून तक खिंचेंगे और जून 4 को रिजल्ट आएगा। अब अक्सर ये हमने देखा है कि जब भी इलेक्शन हुए हैं तब इलेक्शन अप्रैल मई तक खत्म होते होते हम देखते हैं कि जून तक तो नई सरकार बन जाती है। पर इस बार जो है, जो अभी करंट की लोकसभा है उसका सेशन ही काफी 15-16 जून तक खिंचने वाला है, तो अभी चलेगा ही। जाहिर बात है कि उसके बाद ही फिर नई लोकसभा आएगी। अब हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है वो होता है FPTP मोड से, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से। एक मेथड होता है जिसमें ये जो हम कहते हैं PRSTV, कईयों को पता है, जिनको नहीं पता है वो मेरी क्लासेस में जा सकते हैं, जहां पे हमने प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ा है, जहां पे हमने वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ा है। तो वहां पे हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कि PRSTV मेथड कैसे होता है और इंडिया में क्यों नहीं अप्लाई होता है लोकसभा जनरल इलेक्शंस में। अब जब ECI ने सारा डेटा दिया तब इन्होंने काफी कुछ नई नई बातें बताई, काफी रोमांचक बातें बताई कि 96 करोड़ से ज्यादा इस बार रजिस्टर्ड इलेक्टर्स हैं, यानी कि जो लोग वोट देने के काबिल हैं। अब इन 96 में से 49.72 करोड़ हैं जो मेल्स हैं और उतनी ही लगभग 47.15 उतनी लगभग फीमेल्स हैं। बाकी थर्ड जेंडर हमारा 48,000 के अराउंड है जो रजिस्टर्ड इलेक्टोरल्स ये अपने इलेक्टर्स हैं। अब जो यंग वोटर्स हैं, जो एज ग्रुप में हैं, जिनकी एज है 20 से 29 साल की, जो हमारी डेमोग्राफी के काफी ज्यादा हिस्सा बनाते हैं, हमारी यंग ग्रुप, वो 19 करोड़ के लगभग, यहाँ पे 19 से 20 करोड़ के लगभग है। अब जो इलेक्टर्स हैं 18 से 19 साल के, अभी 11-12 के बच्चे जो अभी कॉलेज पहुंचे, फर्स्ट ईयर में हैं, ऐसे लगभग लगभग 2 करोड़, 1 करोड़ 84 लाख ऐसे वोटर्स भी हैं जिनको कि हम चाहते हैं कि वो इस भागीदार ये इस बार इलेक्शन में हमारे साथ आए और अपना वोट दें, पहला वोट। अब कई और भी डेटा आया है जिसमें मेल्स हैं, ये इन्होंने सारा सारा हमारा डाइवर्स, हमारा मोजाइक बताया है कि हमारे देश का जो डाइवर्सिटी है वो कैसे कैसे रिप्रेजेंट होती है थ्रू दीज इलेक्शंस। अब क्या होगा, इलेक्शंस कब होंगे, कैसे होंगे, ये सारी चीजें समझते हैं क्या होना है। नाउ, जब इलेक्शंस हमने देखे थे कि कैसे कैसे हर साल बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अब पिछली बार जब 2019 में हमने जब देखे थे लोकसभा चुनाव, तब हमने देखा था कि 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स थे। इस बार प्लस ऑलमोस्ट 5 CR और ऐड हुआ है, 5 CR के लगभग ज्यादा ही हुआ है। इस बार हम विमेन को देख रहे हैं, महिलाओं को देख रहे हैं कि उन्होंने कितनी ज्यादा भागीदारी अपना बढ़ाना शुरू किया है। काफी ज्यादा मात्रा में इस बार महिलाएं आगे आई हैं, काफी ज्यादा काम करती हैं। इवन यंग विमेन तो हिस्सा लेती हैं वोट देने में। अब जो शेड्यूल आया है, हम चलते हैं शेड्यूल की तरफ कि इलेक्शन कमीशन ने जब आज अपनी कॉन्फ्रेंस करी, CEC सर ने और दोनों बाकी ECs ने, तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हम आपके सामने पूरा पूरा सारा ब्यौरा लेके आए हैं, कैसे कैसे इलेक्शन की प्रोसेस होती है, क्या क्या होता है। ऑलरेडी हमने क्लास में भी पढ़ाया है कि कैसे नोटिफिकेशन से लेके फिर नॉमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, फिर कैंपेनिंग होती है, फिर स्क्रूटिनी होती है, फिर ओथ शपथ ली जाती है, फिर इसके बाद पोलिंग होती है, फिर काउंटिंग, फिर रिजल्ट, फाइनली रिजल्ट पे आते हैं। तो अब इसी के साथ हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम सारी चीजें समझेंगे कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल जो हमारे ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेट के इलेक्शन ऑफिसर्स क्या क्या करते हैं, उनके रोल क्या क्या होते हैं। यहाँ पे ECI ने बताया है कि पहली बात तो हमें समझ लो, हम है एक परमानेंट ऑटोनोमस बॉडी, हम मेहनत कर रहे हैं ताकि आप अपना इलेक्शन, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन पाओ। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के पास ही सोल अथॉरिटी है, पूरी पूरी अथॉरिटी है फॉर द ऑफिसेज ऑफ अपने प्रेसिडेंट, राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, सारे चुनाव। ठीक है, क्या हुआ है, शेड्यूल बताइए सर। शेड्यूल में हमें समझ में आया कि 4 जून को आएगा रिजल्ट सारे फेजेस का। जो हमारे सातों फेज हैं वो अप्रैल 19, अप्रैल 26, मई 7, मई 13, मई 20, मई 25 और 1 जून तक सारे चुनाव हमारे हो जाएंगे। 4 जून को हमारे हाथ में रिजल्ट होगा कि 543 सीट्स पे इस बार कौन जीत रहा है, कौन आएगा, नई लोकसभा में क्या क्या लोग होंगे, कौन कौन होंगे। जो शेड्यूल आया है इसमें पता चला है कि ऐसे भी कुछ स्टेट्स हैं, 22 स्टेट हैं, जिनमें एक ही एक दिन में सारा का सारा चुनाव हो जाएगा। अब ऐसे 2 पोल डेट आएंगी 4 स्टेट में, ऐसे 4 स्टेट है, कर्नाटका होगा, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर, जिनमें 2 बार में चुनाव होगा, और 2 स्टेट है छत्तीसगढ़, आसाम, जिनमें 3 बार में चुनाव होगा। 3 स्टेट हैं उड़ीसा, MP और झारखंड, जिसमें कि 4 होंगे डेट्स जिनमें चुनाव होगा। फिर 2 ऐसे स्टेट है महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, जिनमें 5 पोलिंग डेट्स हैं। अब इसके बाद भी आगे चले हम, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, जहां पॉपुलेशन काफी ज्यादा भी है, तो इसमें यहां पे 7 पोलिंग डेट्स बताई गई हैं कि 7 दिनों में हम यहां पे इलेक्शन करवा पाएंगे। आप देखिए, फेज 1 जो है, फेज 1 में फेज 1A है और फेज 1B है। जो फेज 1B है वो ओनली फॉर बिहार है, ओनली फॉर बिहार। अब इसके अलावा जो 1A है, तो 1A बता रहा है
कि अनाउंसमेंट हमारा जो हमारा इश्यू होता है, हमारा प्रेस नोट जब रिलीज होता है, जो आज का दिन है वो हुआ। फिर इसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन आएगा 20 तारीख को। फिर इसके बाद लास्ट डेट आएगी जब आप अपना नामांकन कर सकते हैं, वो है 27 मार्च, और बिहार के लिए 28 मार्च। अब फिर इसके बाद डेट ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन, कि जो नामांकन हुए हैं फिर इनकी जांच होगी कि इन्होंने जो जो डेटा दिया है, जो जो अपने बारे में बता रहे हैं, कितना हमारी इनकम है, कितनी हमारी आय है, जो भी है, तो इसके बाद वो स्क्रूटिनी के बाद वो रिजल्ट आ जाएगा। वो हमारा 28 मार्च और 30 मार्च है, दोनों डेट्स अलग अलग है, 1A और 1B के लिए। 1B मीन्स ओनली फॉर बिहार। अब लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर, कि अगर कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, नहीं लड़ना चुनाव, तब ऐसे में वो 30 मार्च तक ही फेज 1 के दौरान वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। अब ठीक है, फिर डेट ऑफ काउंटिंग है, डेट ऑफ पोलिंग भी है। डेट बिफोर विच इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड, वो होगी 6 जून 2024 कि डेट बिफोर इलेक्शन विल बी कंप्लीटेड, पूरा इलेक्शन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगी। अब ये है हमारा शेड्यूल फेज 1 मैप का। यहाँ पे आप देखोगे जम्मू कश्मीर का मैप है, उत्तराखंड है, और यूपी का एकदम नॉर्दर्न रीजन है, राजस्थान का रीजन है, एमपी का रीजन है, इसके अलावा उड़ीसा का रीजन है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन है, और साउथ में तमिलनाडु। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आई सर। इसके अलावा बाकी ये कहाँ है और कहाँ है, फेज 2 में हमारे सामने आएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि फेज 2A है और फेज 2B है, जिसमें ओनली फॉर जम्मू कश्मीर की बात हुई है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक सेपरेट फेज 2B है। अब जो यहाँ पे डिफरिंग डेट है, वो है खाली हमारी डेट ऑफ नॉमिनेशन की। एक तरफ फेज 2A में 5 अप्रैल और 2B में 6 अप्रैल, बस ये एक सिंगुलर डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ सेम है, लगभग पूरा पूरा सेम है। अब ये रहे वो सारे मैप, ये ऐसे ऐसे हिस्से इंडिया के जहां पे फेज 2 में इलेक्शन होने हैं। फिर हम आगे चले, हमने कहा फेज 3 में क्या है। फेज 3 में ये सारे रीजन हैं जो अलग कलर से मार्क्ड हैं, ये सेंट्रल इंडिया के हैं, ईस्टर्न इंडिया के हैं। फिर फेज 4 में आएंगे हमारे, जिसमें हम देखेंगे यूपी का रीजन है, एमपी का रीजन है, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, ईस्ट के कुछ कुछ रीजन, बिहार, उड़ीसा के। फिर फेज 5 में हम चलेंगे, जिसमें लद्दाख आएगा, इस बार यूपी का कुछ और हिस्सा आएगा, महाराष्ट्र का हिस्सा आएगा, उड़ीसा का हिस्सा आएगा, बिहार का हिस्सा आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद फेज 6 सेकंड लास्ट ये फेज है जिसमें इलेक्शन होंगे, और ये इलेक्शन होंगे यहाँ पे हरियाणा में होंगे, यूपी में अगेन फिर से होंगे, फिर यूपी में ही होंगे, फिर यहाँ पे ये हमारा ईस्टर्न रीजन है, उड़ीसा का रीजन है। अब लास्ट का जो फेज है, लास्ट में जब इलेक्शन होंगे वो होंगे पंजाब में, हिमाचल में, यूपी के, बिहार के रीजन में, और हमारे उड़ीसा के रीजन में। यहाँ पे जाके फेज 7 पे हमारे सारे इलेक्शन खत्म हो जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने कुछ फोटोज दिखाई हैं कि कितना ज्यादा हमको कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, चाहे नदियों, तालाबों से, रेगिस्तान से, हर जगह होते हुए, पहाड़ों पे जाते हुए, ताकि हम वो सब करते हैं ताकि आपको ना आगे जाना पड़े, आपको ना चलना पड़े। हम हर जगह जाते ही इलेक्शन करवा पाते हैं। इन सारे फेजेस में हम आपके पास आएंगे, और हम चाहेंगे कि हमारे इस डेमोक्रेसी के त्यौहार में आप हिस्सा लें, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पूरी ड्यूटी निभाएं कि आपको वोट देना है। और जैसे ही जब जब अनाउंसमेंट हो जाता है, तब ही से ही हम देखते हैं कि एक चीज लागू हो जाती है, जो है एमसीसी। एमसीसी के साथ ही इन्होंने बताया कि हमारे सामने कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस हैं 4M, 4M है ऐसे, क्या क्या, 4, एक तो मसल, एक मनी, एक मिस इन्फॉर्मेशन, और एक एमसीसी वायलेशन। चारों चीजें। मसल में हम कहते हैं, मसल माने होता है कि कितनी हमारी शारीरिक क्षमता है, कितने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी लॉजिस्टिक्स, हम कितना कितना मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। फिर हमें मिस इन्फॉर्मेशन को डील करना है, और ये बोल रहे हैं कि प्लीज वेरीफाई बिफोर यू एम्पलीफाई। मिस इन्फॉर्मेशन वाले क्या होता है कि गलत तरीके से कोई गलत सूचना किसी को भेज दी गई। अब हम चाहते हैं कि आप पहले वेरीफाई करो, तब जाके उस न्यूज को और जगह फैलाओ, प्रोपोगेट करो। अब इसीलिए उन्होंने बोला है कि कुछ भी हो जाए, पॉलिटिकल पार्टीज आर एडवाइज टू एंश्योर रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया बिहेवियर। याद रखिएगा कि आप झूठी बात ना बोलें, किसी को एकदम ऐसे कड़वा तरीके से कि किसी की बदनामी ना करें, कोई और बात ना करें, एमसीसी का वायलेशन ना हो जाए। अब हम चाहते हैं जो फेक न्यूज के ओरिजिनेटर्स हैं उनको हम सिवियरली हम डील करें। जो फेक न्यूज फैलाते हैं, जो लोग ऐसी झूठी खबर फैलाते हैं जिसकी वजह से कई सारी जनता हो सकता है कई बार कभी कभी मोबिलाइज हो जाती है और एक अलग तरह के सेंटिमेंट बनने शुरू हो जाते हैं। अब जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट हमारा, तो ये हमारा सूचना एक्ट जो है, ये सारी बातें बताता है कि कैसे इसमें सेक्शन 79 है जिसकी बदौलत हम नोडल ऑफिसर तय कर सकते हैं जो ऐसे अनलॉफुल कंटेंट को, जो ऐसा कंटेंट होगा जो कि विधिगत नहीं होगा, अनलॉफुल कंटेंट सोशल मीडिया पे हो या किसी और माध्यम पे हो, तो ऐसे नोडल ऑफिसर्स को हम एनोटेट कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं जो इस कंटेंट को रिमूव करें, हटाएं यहां से। साथ ही जो फेक नैरेटिव्स है हम उसको कर्टेल करेंगे। उसके लिए हमने एक एसओपी बनाया है फॉर क्विक रिस्पॉन्स अगेंस्ट द फेक न्यूज।
ताकि एसओपी में क्या होगा कि अगर जैसे कोई फेक न्यूज ज्यादा फैल रही है, जो लोग अगर इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम उस फेक न्यूज के खिलाफ हम सच्चे तरीके से चैनल पे आके, यूट्यूब पे आके और सारे मंच पे आके या अपना पब्लिसिटी देके कि ये न्यूज गलत है, इसको मत और प्रोपेगेट करो, ये सब कर सकते हैं। प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन ऑन फेक्स, ये हमने बोला है कि मिथ वर्सेस रियलिटी। आप ईसीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, आप पाएंगे कि एक सेक्शन है पूरा जिसमें लिखा हुआ है कि मिथ क्या है और रियलिटी क्या है। प्लीज आप उसका ध्यान रखें। ये हमारी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ईसीआई की वेबसाइट पे, eci.gov.in पे, वहां पे जाके आप इसको पढ़ सकते हैं, पा सकते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि कैसे कैसे हमने डिस्ट्रिक्ट को और स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन को, जो स्टेट का प्रशासन है, शासन है, हमने उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि एक लेवलिंग होनी चाहिए फील्ड की, सबके लिए समान तरीके से वहां पे एकदम लड़ने के, अच्छे से कैंडिडेट्स को पूरा पूरा इलेक्शन अपना रोल निभाने के लिए उनके पास समान प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, लेवल फील्ड होनी चाहिए, किसी को अनफेयर एडवांटेज ना हो जाए, ये हमें ध्यान रखना है। जो इलेक्टर्स हैं, मतलब हम और आप लोग जो जब जाके वोट डालेंगे, ऑन इलेक्शन ड्यूटी टू कास्ट देयर बैलेट्स एट फैसिलिटेशन सेंटर, वहीं पे उनको जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने इम्पर्सोनेट किया किसी को, अगर आपने किसी और की छवि आपने दिखाया कि मैं वो शख्स हूं जो आप नहीं हो, तो आपके खिलाफ सिवियरली आपके एक्शन लिया जाएगा आरपीए एक्ट के तहत। यानी आपने अगर किसी का फर्जी अगर वॉइस नोट छोड़ा, आपने किसी की फर्जी ये अगर आइडेंटिटी बनाई, आपने अगर किसी को इमिटेट किया, देन यू विल बी डेल्ट विद सिवियरली यहाँ पे। फिर नो डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन अगेंस्ट पार्टी वर्कर्स, किसी भी पार्टी वर्कर के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा, ये हम नहीं होने देंगे। आप ये देखिए, एमसीसी लागू होते ही इसी समय से एमसीसी लग जाती है जब लोकसभा का अनाउंसमेंट जब आता है कि हमारा शेड्यूल कब कब है। अब एमसीसी यही बात बोलती है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो भी हो, पॉलिटिकल डिबेट जितनी भी हो देश में, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, हेल्दी हो, और जो इंस्पायर करें रादर देन डिवाइड, वो डिवाइड ना करें लोगों को। अब इशू बेस्ड कैंपेनिंग होनी चाहिए। इश्यूज पे, इश्यूज क्या मुद्दे क्या है कि हमें साफ सड़क चाहिए, साफ पानी चाहिए, साफ हवा चाहिए, ये सारे मुद्दे हो सकते हैं। ऐसे ही कोई भी हेट स्पीच नहीं देना है, कोई भी जातीय और कोई भी रिलीजियस टिप्पणी नहीं देनी है, किसी भी तौर पे नहीं देनी है, ना ही हमें क्रिटिसाइज करना है किसी को ऑन एनी एस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट लाइफ। किसी की प्राइवेट जिंदगी को हम बाहर ऐसे उजागर नहीं करेंगे, ऐसे समाज में उछालेंगे नहीं, वो नहीं होना चाहिए। फिर जो हमने पास्ट एमसीसी के वायलेशन देखे हुए हैं, उनको देखते हुए हम ऐसे ग्राउंड्स तैयार कर रहे हैं जिसपे हम सिविलाइज कैंपेनिंग करेंगे इन द जनरल इलेक्शन ऑफ 2024। ये बहुत जरूरी है। फिर ऐसे अनवेरिफाइड या मिसलीडिंग एड्स को हम डालने से रिफ्रेन करेंगे, नहीं करेंगे ऐसे कोई ऐड भी। अब ये सारी बातें पार्टीज के लिए हैं कि पार्टीज को इन सारी बातों को फॉलो करना है। पार्टीज को अगर ये फॉलो नहीं करती, देन ईसीआई विल हैव टू टेक एक्शन ऑन इट। अब वो एक्शन कितना जायज होगा, कितना वाजिब होगा, कितना प्रोपोर्शनेट होगा, वो देखा जाएगा। फिर इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट को ऐसे विलीफाई करते हुए, जो ऐसे कई पोस्ट होते हैं किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करना, किसी के लिए कुछ भी बोलना, ये सारी चीजों को और बढ़ावा नहीं देना है, रोकना है। ऐसे ही स्टार कैंपेनर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन द डेकोरम। हर पार्टी के अपने अपने स्टार कैंपेनर्स होते हैं जिनके ऊपर पार्टी अपनी रैली करती है, चुनाव लड़ती है, काफी उनके फेस वैल्यू के ऊपर, ब्रांड वैल्यू के ऊपर। तो उन्हीं स्टार कैंपेनर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पार्टी का, इलेक्शन का सारा सब कुछ, सारी मर्यादा सब कुछ बनवा के रखें, तैयार रखें। अब नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने आज ट्वीट किया, जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन जैसे बाहर आते हैं कि किन किन डेट्स में होंगे, कि हमारे डेमोक्रेसी का त्यौहार आ चुका है और अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि सब लोग भागीदारी या अपनी हिस्सा लें, यहाँ पे बताएं। ऐसे ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रीमलाइनिंग जो एक्टिविटीज होंगी, जब वो स्ट्रीमलाइन करती हैं, कोई नया कंटेंट जब बाहर निकालती हैं, तब उसके लिए भी कुछ कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं, कुछ कुछ ऐसे रेगुलेशंस हैं। जैसे क्या क्या, RUPP का 537 RUPP, ठीक है, ये है। फिर IEMS पोर्टल है यहाँ पे, ये इसलिए है ताकि जो ऑनलाइन एनुअल फाइनेंशियल एंड कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स इस पे यहाँ पे दिख जाए इनकी सबकी, ये इसलिए है ताकि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, फेयर रहे गेम सबके लिए। अब इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इस बार चुनाव होंगे, ये सब सारे नेता हमारे आपके सामने आएंगे, वोट मांगेंगे, और हमें ध्यान रखना है कि इलेक्शन फ्री, फेयर और सबके लिए बराबर, इक्वल, इक्विटी, ये सब हो, सबका रिप्रेजेंटेशन हो। इसी के साथ इस न्यूज़ को हम पॉज करते हैं, इसमें और डेवलपमेंट आएगा, हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ।